सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। और आप सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं अधिवक्ता एमआर मिश्रा आपके साथ एक नए आर्टिकल को लेकर डिस्कशन करूँगा जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आए जजमेंट पे बेस्ड है। इसका अध्ययन मैंने करा और सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करा जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसे बिंदुओं पे बात करी है जो कि हमारे लिए कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। विशेषकर जो अधिवक्ता और साथ ही अधिवक्ता छात्र बैंकिंग क्षेत्र से डील करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिकली हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस आवाज़ पुनिया सोसाइटी जागरूक वर्सेस आरबीआई एंड अदर्स। ये केस शुरू होता है एक एक मुद्दे को लेके जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है। और ये मुद्दा है कि जो कंप्लेनेंट यहाँ पे होते हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं आवाज़ सोसाइटी के समय से, जिसने सबसे पहली बार ये मुद्दा उठाया था आवाज़ पुनीता सोसाइटी ने, कि जो इन बैंक्स क्रेडिट कार्ड के डिलेड पेमेंट्स पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो बहुत ही हाई है। जैसे कि हम देखें तो अगर तो 36% से लेकर आपका 49% पर आनम का यहाँ पे इन्होंने जिक्र करा था। बहुत ही ज़्यादा है डिलेड पेमेंट्स इंटरेस्ट रेट्स। और ये कहीं न कहीं एक्सप्लॉइटिव नेचर का है, इसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इस चीज़ को लेके ही यहाँ पे ये केस चला। तो केस हम जजमेंट को देखते हुए पढ़ेंगे आपके साथ में। ब्लॉग आपके सामने खुला, जजमेंट हमारे पास खुली हुई है। जजमेंट रीड करेंगे और डिस्कशन करेंगे छोटा सा इसको लेके। The caption set of appeal arise out of the common judgment and order dated 772008 passed by National Consumer Dispute Redressal Commission NCDRC New Delhi in complaint case number 5127 and revision petition number 19132004। तो ये सबसे पहले तो ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पे गया था एनसीडीआरसी के पास में। वहाँ पे the National Commission proceeded with the prima facie view that charging interest at rates ranging from 36% to 49% per annum is exorbitant and amounts to exploitation of the borrower's debtors and is usurious had framed the following issues। और जब ये एनसीडीआरसी के पास गया था सन 2008 की बात है, यहाँ पे 2007 में गया था, 8 में फैसला आया था इसका। तो एनसीडीआरसी ने क्लियर कट कहा था कि ये बिल्कुल ही अच्छी पॉलिसी नहीं है बैंक्स की तरफ से क्रेडिट कार्ड के डिले पेमेंट्स को लेके, और ये कंज्यूमर को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। Had framed the following issue whether RBI is required to issue any circular or guidelines prohibiting the banks, non-banking financial institutions, money lenders from charging interest above specific rate। और तब यह निकल के आई थी कि क्या आरबीआई को ज़रूरत नहीं है कि एक नए गाइडलाइन सर्कुलर जारी करें, जिसके तहत बैंक्स वगैरह आपके जो ये औने पौने से अपने मन से लगाए हुए हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, इस पर एक कंट्रोल रखा जाए। The banks can charge the credit card users interest at rates from 36% to 49% per annum if there is any delay or default in payment within the time specified। और क्या ये सही है, इसी को लेके पूरा मुद्दा उठा। अब आगे बढ़ते हैं। The appellants Hong Kong Shanghai Corporation City Bank American Express Banking Corporation essentially Standard Chartered Bank via CA number 52732008 so and so respectively have challenged the correctness of the impugned order dated 772008। बाद में जब आपका हांगकांग शंघाई बैंक है, सिटी बैंक है, और 2-3 बैंक और आपके इन लोगों ने मिलके चैलेंज करा इस चीज़ को कि ये गलत है। ठीक है, आरबीआई ही हमको ऑर्डर दे सकता है ऐसे। हैव चैलेंज द ऑर्डर whereby the National Commission has held that charging of interest rates beyond 30% by the banks and non-banking financial institutions from credit card holders upon delay or default in payment constitutes an unfair trade practice। और ये जो ऑर्डर आपका एनसीडीआरसी का आया था सन 2008 में, इन्होंने इसे चैलेंज करा और ये कहा कि ये ऑर्डर गलत है। could be charged only once a period for one period with fault and same shall not be capitalized
कैपिटलाइज, और जो एनसीडीआरसी ने कहा था कि कैप लगाई जाए, एक अपर लिमिट कैप हो जो कि ये डिसाइड करे कि इससे ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करना है आपको। ये चैलेंज करा बैंक्स ने मिलके इकट्ठा आके। Charging of interest rate in excess of 30% per annum from the credit card holders by banks for the former's failure to make full payment on the due date or paying the minimum amount due is an unfair trade practice. Penal interest can be charged only once for one period of default and shall not be capitalized. Charging of interest rate and monthly rates is also an unfair trade practice. ओवरऑल यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि एनसीडीआर से जजमेंट को यहाँ पे चैलेंज करा गया था, ठीक है, कि 30% से ऊपर कोई भी अगर चार्ज कर रहा है तो वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। आप अपनी मर्जी से तो कुछ भी कर सकते, फिर तो कोई अंत ही नहीं बचा किसी चीज़ का। तो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करे गए बैंक्स की तरफ से, कई पूरा जजमेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए। सबमिशंस क्या थे? द अपलेंट अलॉन्ग विद द रिस्पोंडेंट नंबर 5, 6 एंड 7 आर फॉरेन बैंक्स कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंक इन इंडिया। क्योंकि इसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं एचएसबीसी, ये फॉरेन बैंक है, सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, एमएक्स यानी कि अमेरिकन एक्सप्रेस वो भी फॉरेन बैंक है, ठीक है। इन लोगों ने भी यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट करा था। Under the provisions of Banking Regulation Act 1949 and are scheduled commercial banks as notified by the Reserve Bank of India. The appellant submit that the allegations raised by a complainant that the rate of interest charged by banks from its credit card holders constitutes an unfair trade practice is erroneous. It is stated that the modus of adopting any unfair methods or deceptive means to promote the sale, use, or supply of any goods or for providing any service is manifestly absent. The banks assert that they have neither indulged in any unfair trade practice nor have done anything which would bring them within the mischief of section 2R1I to 2RLX. तो बैंक्स ने ओवरऑल ये कहा था जजमेंट में अपने कि अपने स्टेटमेंट में कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं कि बैंक्स ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही टोटली गलत है, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि हमने जो भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको बताए गए हैं वो हमने टर्म्स एंड कंडीशन में जिक्र करते क्रेडिट कार्ड लेते वक्त ही, देते वक्त ही, और ये आरबीआई गाइडलाइंस के अंतर्गत है, ठीक है ना। दे कंटेंडेड दैट एनसीडीआरसी लैक जुरिडिक्शन टू डिक्टेट इंटरेस्ट रेट, और फिर ये कहा कि जो एनसीडीआरसी है उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है कि वो बैंक को डिक्टेट करे कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कौन तय करे, कितने होने चाहिए, क्योंकि ये तय करने का काम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की तरफ है और आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। द कंप्लेनेंट अ ट्रस्ट वॉज नॉट अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ बेसिकली यहाँ बात कर रहे हैं जो आवाज़ फाउंडेशन थी उसके बारे में। एंड देयरफॉर हैड नो स्टैंडिंग टू फाइल द कंप्लेंट। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके आधार पे जजमेंट दिया गया है वो खुद एक कंज्यूमर नहीं है, वो एक ट्रस्ट है। इंटरेस्ट रेट्स एंड पेनाल्टीज वर ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेटेड टू कस्टमर एज पार्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड टर्म्स एंड कंडीशन। और ये इन्होंने कहा कि जैसे ही हम क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं तो हम टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह तो साइन वाइन होता है, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसमें सब कुछ मेंशन है कि किस रेट पे किस आधार पे आपको पेनलाइज करा जाएगा। अब कंप्लेनेंट्स का स्टैंड क्या था? द कंप्लेनेंट्स आर्ग्यूड दैट interest rate charged by banks were exorbitant and exploitative, violated principles of fairness and transparency. They claim that banking services fall within the scope of services under the Consumer Protection Act। और कंप्लेनेंट ने ये कहा कि देखिए ये बैंकिंग सर्विसेज जो है आपका ये कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एनसीडीआरसी का जजमेंट जो था वो गलत था, और कंज्यूमर एक्ट के अंदर पूरी तरह आते हैं और कंज्यूमर एक्ट में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया हुआ है कंज्यूमर को किसी भी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिस के विरुद्ध। They also highlighted the need for RBI to intervene and impose a ceiling on interest rate। उन्होंने ये कहा कि देखिए कंज्यूमर होता है और आरबीआई को यहाँ पे आके कुछ सीलिंग क्या तो रखनी पड़ेगी ना कि इंटरेस्ट रेट वगैरह इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करा जाएगा। और आर्टिकल 35A, 21A का जिक्र यहाँ पे करा जा रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, जिसमें आरबीआई को पावर दी गई है डायरेक्शंस इशू करने के लिए बैंक्स को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत 1949 के जजमेंट में डिस्कस करा गया है आर्टिकल 21A और 35A के बारे में। आगे देखते हैं आरबीआई पोजीशन क्या थी। आरबीआई जब यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ तो आरबीआई ने कहा कि बैंक्स वर एक्टिंग विद इन डायरेक्टिव्स एंड देयर वाज नो एविडेंस ऑफ एनी वायलेशन, ठीक है।
कोई भी वायलेशन नहीं हुई है बैंक की तरफ से, और जो सर्कुलर्स वगैरह जारी करे जाते हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं आरबीआई की, वो ही फॉलो करी गई हैं, ना कि यहाँ पे कोई अनफेयर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करा गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ स्टैट्यूटरी पावर अंडर सेक्शन 21 and 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और आरबीआई के पास जो अथॉरिटी वो सेक्शन 21A और सेक्शन 21 और सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, for determining the policy in relation to the advances to be followed by the bank from time to time, जो पॉलिसीज वगैरह बनाए बैंक के लिए, ठीक है, which the banks are bound to follow, बैंक उसे फॉलो करते हैं। In accordance with this power granted by the act, the RBI has from time to time issued directive guidelines to the banks regarding interest rates on advances, credit cards, and is of the considered opinion that there exists no extraneous circumstances of violation that warrant an action by the RBI against any bank or bank sector। और आरबीआई ने क्लियर कट कह दिया कि देखिए, हमने जो गाइडलाइंस है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत जो जो काम यहाँ पे हो रहा है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करा गया है बैंक की तरफ से कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इट एम्फसाइज सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज फॉल्स एक्सक्लूसिवली within jurisdiction and is informed by economic and market considerations. The bone of contention is raised by the original complainants that the RBI ought to have taken action against the banks has been clarified to the Reserve Bank of India, stating that there is no material before it or the complainants or the National Commission to establish that any of the banks have acted contrary to the policy directives issued by the Reserve Bank of India। और आरबीआई ने ये भी कह दी, जो यहाँ पे लोग को समस्या यहाँ पे हो रही है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, समस्या की जड़ है कि आरबीआई ने क्यों कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया कि देखिए बॉस, यहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है, तो हम इसमें कोई ज़बरदस्ती एक्शन नहीं ले सकते हैं। Even on merits, it has been submitted that the interest rates on advances are determined by individual banks। और आरबीआई ने ये भी क्लियर करा है कि अगर आप मेरिट से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो आपके तय करे जाते हैं, इंडिविजुअल बैंक से तय करे जाते हैं, और जब क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं तो आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। यू हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन। Interest rates and advances are determined by individual banks as per the internal policies approved by the board of directors, subject to the regulatory guidelines contained in the master directive of the Reserve Bank of India। और जो आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन है आपकी, उसमें जो जो बातें कही गई हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बैंक्स अपने अपने पॉलिसीज़ वगैरह निर्धारित करते हैं, बनाते हैं। In regard to fixed rate loans, it has been specified that a fixed rate of tenor below 3 years shall not be less than the benchmark rate for similar tenor। ओवरऑल आरबीआई ने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया। तो कंसिडरेशन ऑफ सबमिशंस पर अगर हम आए जजमेंट में, तो अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द पार्टीज एंड इंटरवीनर एंड कंसिडरिंग द डिटेल्ड रिटन सबमिशंस, द क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट आर। तो कोर्ट के सामने हमने देखा कि एपेलेंट्स, कंप्लेनेंट्स, आरबीआई ने भी अपना पॉइंट रख दिया है, तो अब कोर्ट के सामने क्या मुद्दा आ रहा है जिसको लेके वो बातचीत करेगा। वेदर द रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द लोकस टू अप्रोच नेशनल कमीशन, क्या जो रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ये लोकस है कि वो नेशनल कमीशन को अप्रोच करेगी। वेदर नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रजिस्टर एनसीडीआरसी हैज़ जुरिसडिक्शन टू इंटरफेयर विद द बैंकिंग ऑपरेशंस, और क्या एनसीडीआरसी पे अथॉरिटी है कि वो बैंकिंग ऑपरेशंस को लेके अपना फैसला सुना सके, या आरबीआई के पास है। Whether National Consumer Dispute Redressal Commission has the jurisdiction to fix a maximum ceiling rate of interest to be charged by banks from their credit card holders, और क्या एनसीडीआरसी पे ऐसी कोई अथॉरिटी है कि वो जो कैप या इंटरेस्ट रेट का सीलिंग तय कर दे, वो ही माना जाएगा बैंक्स के द्वारा। क्या कोई अथॉरिटी है ऐसी एनसीडीआरसी के पास, जो कि एनसीडीआरसी ने कहा था कि 30% पर आराम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। Whether the impugned judgment interferes with the contract executed between the parties, whether charging rate of interest by banks in the manner as advised by Reserve Bank of India, wide its master circulars and notification being independent of a standard ceiling rate prescribed by RBI। और घूम फिर के यहीं पे मुद्दा निकल के आ रहा है कि एनसीडीआरसी है, आरबीआई है, कौन है अथॉरिटी। दूसरी बात है, क्या बैंक्स जो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय करते हैं वो सही है कि नहीं है। एनालिसिस में क्या निकल के आता है, पहला क्वेश्चन जब डिस्कशन हुआ पहले क्वेश्चन पे कि वेदर द रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द लोकस टू अप्रोच नेशनल कमीशन, तो इसको लेके यहाँ पे पैरा 40 में दे रखा है, टू मेंटेन अ कंप्लेंट अंडर प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अ कंप्लेनेंट मस्ट बी आइदर अ कंज्यूमर within the meaning of section 21D of the act or must fit in section 12(1) of the act the definition term consumer। अब उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो जो यहाँ पे
जो नेशनल कमीशन को ट्रस्ट ने अप्रोच भी करा था, क्या वो कंज्यूमर माना जाएगा, क्या हम उसे कंज्यूमर मानेंगे या नहीं। तो यहाँ पे बात करी गई सेक्शन 2(1)(d) ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर की डेफिनेशन इसमें दे रखी है आपकी, means any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partially paid and partially promised। मतलब कि जो भी आप खरीदता है एक कंसिडरेशन पे कोई भी सामान खरीदता है जो कि उसे वादा करा जा रहा है कि वो चीज़ अच्छी है या वो चीज़ उसके लिए कोई भी ख़राब नहीं है। और under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person but does not include the person who obtains such goods or for resale or for any commercial purpose। पूरी डेफिनेशन बताई हुई है। सेक्शन 12(1)(b) का जिक्र करा गया यहाँ पे, सेक्शन 12(1)(b), ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। ऑल्सो परमिट्स एनी रिकोगनाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। अब जो सेक्शन 12(1)(b) है ये आपको अथॉरिटी देता है कोई भी रिकोगनाइज कंज्यूमर एसोसिएशन को कि वो भी कंज्यूमर्स के हित में अप्रोच कर सके कंज्यूमर अथॉरिटीज़ को। Any recognized consumer association with the consumer to whom the goods sold or delivered or agreed to be sold or delivered or service provided or agreed to be provided is a member of such association or not, to file a complaint in terms of procedure prescribed under section 13 of the act। और सेक्शन 13 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको अथॉरिटी देता है कि वो भी कंज्यूमर्स के हित में ये काम कर सकता है। उसको लेके पूरी यहाँ पे जजमेंट में बात करी गई है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा टोटली डिटेल में, बहुत सारी बातें करी गई हैं, बहुत ही गहनता के साथ टॉपिक्स पर डिस्कशन करा गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द प्राइम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एंड statutory authority entrusted with the supervisory role over banking and conferred with authority of issuing binding directions having a statutory force. No other entity of banking institution has been conferred by legislature the power of subordinate legislation to formulate any enact new directive or guideline in the public interest। ये क्लियर भी कर दिया गया बार बार कि आरबीआई ही है और आरबीआई ने किसी भी अन्य अथॉरिटी को किसी भी प्रकार का अथॉरिटी नहीं दी है कि उसके बिहाफ में काम करे, विशेषकर ऐसी मेजर पॉलिसीज़ में। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम एंड टाइम अगेन परफॉर्म इट्स ड्यूटी। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कई केसेस का जिक्र करा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्र others 2002। The Honorable Court decided on the issue whether banks in India were not following a uniform practice. Other banks charge interest with monthly or quarterly interest while others charge with yearly monthly interest। यहाँ बेसिकली बात ये करी थी बैंक्स यूनिफॉर्मली काम नहीं कर रहे हैं ढंग से अपना, कोई इंटरेस्ट क्वार्टरली चार्ज कर रहा है, कोई ईयरली चार्ज कर रहा है, कोई 6 मंथली ईयरली बेस पे चार्ज कर रहा है वगैरह वगैरह। It was held by the Honorable Court that a distinction was drawn between the court's power to interfere on the promise that interest rate charge is excessive under general law and the court's interference on the premise the interest charge is in contravention of the circulars and direction issued by the RBI। अब बैंक ने ये कहा, देखिए जो आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि किसी बैंक में कुछ चल रहा है किसी में कुछ चल रहा है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मार्केट एंड सर्कुलर्स इशूड बाय द आरबीआई। देयरफॉर आरबीआई के सर्कुलर्स के हिसाब से टोटली ये अलाउड है कि बैंक्स अपने आप तय कर सकते हैं। इट इज़ टोटली ऑन दी बिहेस्ट ऑफ कंज्यूमर टू वेदर साइन टर्म्स एंड कंडीशन और जस्ट ऑप्ट आउट फ्रॉम इट। और इसमें ये लिखा भी है, द ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट एन attempt of the courts to intervene in the policy decisions taken by the Reserve Bank of India is to tread an unknown path। The National Commission has gone one step further। देखिए बात यहाँ पे ये है कि मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, इसको समझने का बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। आरबीआई इसके लिए है एक एक्सपर्टीज़ बॉडी अपने आप में जो ध्यान रख रही है कंज्यूमर्स का और मार्केट का भी। वी कैन नॉट इंटरफेयर इन इट। तमाम मुद्दों बातचीत हुई और कई डिटेल्स यहाँ पे रखी गई। मैं आगे बढ़ता हूँ जजमेंट में। बहुत ही अच्छी जजमेंट है आरबीआई को लेके, फिर से उसके कई
पावर्स पे डिस्कशन करा गया है। एक और यहाँ पे जजमेंट का जिक्र होता है, वो है कोलगेट, पाल्मोलिव, इंडिया लिमिटेड वर्सेस MRTP कमीशन। 2003 had laid down 5 ingredients before a trade practice could be called a unfair trade practice। अब जब हमने शुरुआत करी एक शब्द के साथ कि ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है? हाउ कैन यू से दैट a certain practice is a trade practice and a certain practice is a unfair trade practice? क्या पैमाना है इसका? बात करते हैं। There must be a trade practice within the meaning section 2U of Monopolies and Restricted Trade Practice Act। तो section 2U of Monopolies and Restrictive Trade Practice Act MRTP Act में डिफाइन है। Trade practice must be employed for purpose of promoting sale, use or supply of any good। मतलब क्या? ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड मतलब सेल, सप्लाई, यूज, सर्विस, जो भी काम इसको बढ़ाने के लिए करा जाए वो ट्रेड प्रैक्टिस है आपकी। should fall within the ambit of clause 1 to 5 of section 36A। trade practice should cause loss or injury to consumer goods or services। practice under clause 1 should involve making statement whether orally or in writing or visible interpretation, मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह, पॉलिसीज वगैरह, ये सब आपकी मानी जाती है। Thus any trade practice which is adopted for purpose of promoting the sale, मतलब सेल करना, सर्विस प्रोवाइड कराना, उसे बूस्ट करना मार्केट में कंज्यूमर के पास, ये सारी गतिविधियाँ ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाती हैं। By adopting any unfair method or unfair or deceptive practice has to be treated as unfair trade practice। इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हैं इस चीज़ को बढ़ाने के लिए वो हम अनफेयर मानेंगे। ठीक है, जैसे आप डिस्टर्ब कर रहे हो चीज़ों को। Hence whether an act can be condemned as an unfair trade practice or not, the key is to examine the modus operandi, that is false statement or misrepresentation। false statement and misrepresentation, मोडस ऑपरेंडा, एमओ क्या है उसका, तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। द बैंक्स हैव इन नो मैनर मेड एनी मिस रिप्रेजेंटेशन। और इसको लेके ही कहा गया, इसी को लेके कहा गया कि सर बैंक्स ने कहीं पे भी ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं करा है, ना फॉल्स स्टेटमेंट दी है, ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है। वही चार्ज कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने ऑलरेडी आपको एक्नॉलेज करवाया था। Even on merits, the RBI has made it clear that there exists no material on record to establish that any bank has acted contrary to the policy directives issued by the RBI। और RBI ने खुद कह दिया है कई बार पहले स्टेटमेंट में अपनी कि किसी भी बैंक ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जो कि RBI की पॉलिसी के खिलाफ हो। It is correct to say that the National Commission has been duty imparted under statute to set aside unfair contracts। अब जो जिस अथॉरिटी के तहत नेशनल NCDRC काम कर रही थी वो है, वो भी कंज्यूमर के हित में काम कर रहा है। ठीक है, to set aside unfair contracts which may be symbolize a single will or a unilaterally dominant or incorporate terms which are unfair and inconscientious। However, the rate of interest charged by banks determined by the financial wisdom and directives issued by the RBI and is duly communicated to the credit card holders from time to time cannot be in any manner concessionable or unilateral। और अल्टीमेटली ये कहा गया कि ठीक है, वो हम मानते हैं कि NCDRC भी अपना काम करता है कंज्यूमर के लिए, मगर बैंक्स जो भी रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, अपडेटिंग पॉलिसीज़, क्रेडिट कार्ड पॉलिसीज़ अपडेट करते हैं वो समय समय पे कंज्यूमर्स को अपडेट कराते रहते हैं वाया ईमेल, वाया लेटर्स, और ये सब की नॉलेज कस्टमर को रहती है हर साल बैंक की पॉलिसीज़ को लेकर।
तो यहाँ पे जब हर समय बैंक्स उन्हें अपडेट करा रहे हैं, उनको अवेयर करा रहे हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार का डिसेप्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आता है. Thus, we agree with submissions made by Reserve Bank of India that the question of directing the RBI to act against any bank does not arise in the facts and circumstances of the present case, and that there is no question of RBI being directed to impose any cap on the rate of interest. और इसी को लेके फिर कोर्ट भी ये कहता है कि देखिए, हम सिर्फ इसीलिए जबरन RBI पर दबाव नहीं बना सकते कि 30% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट कंज्यूमर पर भारी पड़ रहा है तो 30% कैप लगाई जाए और 30% से ऊपर ना जाया जाए. नहीं, these are totally based on the bank's policies acknowledged to the customer. Therefore, this is not at all justified forcing the RBI, forcing the banks to have a cap on the interest rate charged on the delayed payments. तो इसमें हमने क्या देखा, इस केस में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों पे. मैंने हिंदी में भी आपको बताया हुआ है, हिंदी में मिल जाएगा नीचे आपको. तो साथियों, यहाँ पे एक मुद्दा क्या क्या निकल के आया हमारे सामने. जो क्वेश्चंस थे, पहला था कि क्या कोई ट्रस्ट कंज्यूमर के बिहाफ पे या कंज्यूमर के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकती है. ये निकल के आया इस केस में, जो कि एड्रेस हो गया. अगला था, क्या NCDRC पे अथॉरिटी है किसी भी प्रकार की बैंकिंग पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करने की. तो उसकी लिमिटेशन है, उसके बाद बिल्कुल नहीं कर सकती. क्या कोर्ट्स कह सकते हैं RBI को या बैंक्स को कि इंटरेस्ट रेट वगैरह जो हैं आप ये कैप लगा लीजिए, इस ऊपर मत करिए? नहीं कह सकते. टोटली मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है. बैंक्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं. वो खुद ही लोन पे चल रहे होते हैं, खुद ही बोरो और लेंडिंग वाली स्कीम्स के तहत ही चल रहे होते हैं. तो इंटरेस्ट रेट पे कैप नहीं लग सकती. बट और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रेडिट कार्ड कस्टमर को बताई जाती हैं, क्या वो वैलिड हैं? तो हाँ, वो RBI के डायरेक्टिव्स के अंदर वैलिड है. और क्या बैंक्स ने किसी प्रकार का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करा है? तो ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करा है. कंज्यूमर को समय समय पर बैंक्स ने ये अलर्ट करा है कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं, कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है. और ये बिल्कुल भी कहीं पे भी लोकल स्टैंड नहीं हो रहा है कि हम बैंक्स को पनिश करें सिर्फ इसी बात पे कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं डिलेड पेमेंट्स पे, जबकि ये ऑलरेडी कंज्यूमर को क्रेडिट कार्ड हैंड ओवर करते वक्त इन्फॉर्म करा गया था कि जितना अवधि आपकी बढ़ती जाएगी उतना इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज़ होता रहेगा. अब बहुत ही बढ़िया जजमेंट लगा मुझे, ये बहुत ही अच्छी बातें करी गई इसमें. आप भी पढ़िएगा, और शॉर्ट में आपको हमने वेबसाइट में बता दिया है. समय मिले तो आप विज़िट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है. वेबसाइट में आपके लिए बहुत ही कंसाइज शॉर्ट फॉर्मेट में आर्टिकल्स को लाने का प्रयास करते हैं. आज के लिए रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, और जुड़े रहिए और अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइमली करा करिए. थैंक यू.